हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग फिशर इफेक्ट या फिशर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिशर इक्वेशन को देखेंगे, फिर उससे देखेंगे फिशर इफेक्ट किसको कहते हैं। ये मॉडल मैंने एच.एल. आहूजा से लिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो एच.एल. आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देखिएगा, उसमें ये मिल जाएगा। देखिए, हमारे एक सिस्टम को चलने के लिए इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो ही हमारी इनकम या एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करता है। और ये जानने के लिए कि ये किस तरह काम करता है, हमें इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन के रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझने की जरूरत है। इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ये समझना चाह रहे हैं कि इनके अंदर इंटरेस्ट में क्या है, तो फिर हमें पहले इंटरेस्ट के भी डिटेल में थोड़ा सा जाना होगा, क्योंकि हमें ये देखना होगा जब हम इसको इन्फ्लेशन पर इसको लेकर आएंगे तो अपने आप ये इंटरेस्ट को, इन्फ्लेशन जो है वो इंटरेस्ट को दो जगह तोड़ेगा। एक नॉमिनल इंटरेस्ट होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। ये दोनों क्या होती हैं, पहले हमें ये समझने की जरूरत है। देखिए, नॉमिनल रेट बेसिकली वही होता है जो हम जनरली, जब आप बैंक कहता है ना, बैंक के समय हम 5% इंटरेस्ट रेट देंगे, आप सेविंग करते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उस पर बैंक आपसे कहता है कि हम इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। बेसिकली वो जिस रेट की बात करता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाता है। मान लीजिए अगर उसने बैंक ने कहा कि साहब आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए या आप अपनी सेविंग कीजिए, से फॉर एग्जांपल हम उस पर 8% इंटरेस्ट देंगे, तो इसका मतलब जो मार्केट में जाना जा रहा है, माना जा रहा है, वो जो रेट होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाता है। अब आपको एक साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट मिला, ठीक है, यानी आपने 100 रुपये जमा किए, ठीक है, और एक साल के लिए, और एक साल के बाद आपको 8% इंटरेस्ट रेट पर, तो एक साल के बाद आपको कितने मिलेंगे, 108। नॉमिनल फिगर है, ठीक है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि एक साल के अंदर इन्फ्लेशन भी तो हुआ होगा, आपको 8 रुपए ज्यादा तो मिल गए, लेकिन जर्नल प्राइस लेवल भी तो बढ़ गया होगा ना। तो जो परचेजिंग पावर आपकी 100 यहां थी, अगर सिर्फ 100 मानकर चले तो वो यहां नहीं रही होगी, आपकी परचेजिंग पावर घटेगी। आपको यह देखकर चलना है कि मेरी टोटल एक साल में परचेजिंग पावर कितनी बड़ी है। यहां से तो आपको देखने में लग रहा है कि यह 100 है और ये 8% मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, सपोज कर लीजिए इसमें इंटरेस्ट, वो इन्फ्लेशन रेट यहां आ गया है, तो जो इन्फ्लेशन रेट होगा बेसिकली उतनी परचेजिंग पावर आपकी घटी है, उतनी परचेजिंग पावर आपकी घटी है। और जो आपका नॉमिनल ये रेट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपका इन्फ्लेशन के ऊपर, रियल इंटरेस्ट रेट, सॉरी, जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करेगा सिर्फ नॉमिनल पर ही नहीं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी। जैसे आप मान लीजिए 108 तो आपको मिल रहा है, 8% आपको मिल रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि उसमें से फॉर एग्जांपल 5% इन्फ्लेशन भी है, तो बेसिकली आपको मिला कितना, 3। ये आइडिया है। यानी आप ये मान के चलिए कि आपने 100 रुपये एक साल के लिए जमा किए 8% इंटरेस्ट रेट पर, एक साल के बाद आपको 108 रुपये मिले। क्या 108 रुपया ही परचेजिंग पावर है जो इस वक्त यहां थी, उससे 8% ही ज्यादा है? नहीं, क्योंकि इस बीच प्राइस लेवल भी ऊपर गया है। तो वो प्राइस लेवल कितना ऊपर गया, अगर हम मानकर चले कि वो 5% ऊपर गया है, तो इसका मतलब जो रियलिटी में आपको मिला है वो 3 मिला है। इसको कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट, इसको कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। यानी अब आपको रियल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको साफ कर देता हूं। अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट चाहिए, मैं सिर्फ रियल लिख रहा हूं, शॉर्ट में टाइम लगेगा इंटरेस्ट रेट पूरा लिखूं। अगर आपको चाहिए तो सिंपल है, जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर से
इन्फ्लेशन को माइनस कर दीजिए। जैसे अभी मैंने कहा था कि साहब आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपने देखा वो 8% था और इन्फ्लेशन आपका 5% था। इसका मतलब 3 आपका रियल इंटरेस्ट रेट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना भी है यहां पर, जो बेसिकली आपका फॉर्मूला बनकर आएगा वो बन के आएगा रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, माइनस इन्फ्लेशन को अलग अलग हम देते हैं यहां पर इसके HL आहूजा के अंदर पाई से दिया गया है, पाई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक फॉर्मूला बन गया रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने का, रियल इंटरेस्ट रेट को निकालने का। आर आपका रियल इंटरेस्ट रेट है, आई आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पाई से। ठीक है, अब चलिए हम अपनी फिशर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो क्लासिकल थ्योरी है हमारी, उसका एक मेन प्रिंसिपल क्या है कि मनी न्यूट्रल होती है। जो हमारे क्लासिकल थ्योरीज हैं उसका प्रिंसिपल है कि जो मनी है वो न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रल का क्या मतलब है यहां पर, न्यूट्रल का मतलब है कि रियल वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मनी के रियल वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉमिनल पर पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो सिर्फ चेंज इन प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन से डिटरमिन होगी, बल्कि मनी सप्लाई जो डिटरमिन करेगी वो चेंज इन प्राइस को डिटरमिन करेगी या इन्फ्लेशन को। यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो जाहिर है प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, चेंज कितना आ रहा है ये सब देखा जाएगा, वो सब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली बहुत एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देता है, जिसके अंदर हम लोग डिटरमिन करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉमिनल, जो अभी हमने पढ़ा, रिलेशन बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। बेसिकली ये जो हमें बताता है, ये बताता है, ये प्रिंसिपल जो हमने अभी क्लासिकल इकोनॉमी के इस प्रिंसिपल की बात की कि मनी जो है वो न्यूट्रल होती है, ये हमें एक बेहतरीन एप्लीकेशन देता है जिससे हम डिटरमिन कर पाते हैं रिलेशन बिटवीन दी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में। जो अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, फिशर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, फिशर की इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या था, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें तो हम क्या करें, अगर हम कहें कि आई, यानी अब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को निकाल रहे हैं, यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए हमें रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर इन्फ्लेशन को प्लस करना होगा, तो हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इसी को हमने रीअरेंज किया है, बस आर को इधर ले आए, आई को इधर ले आए हैं। और जब ये समझ लीजिए कि हम पाई को इधर ले आए तो ये प्लस की हो गई, आई अपनी जगह है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपके कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस किस किस चीज से आता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज आएगा या तो रियल इनकम, रियल इंटरेस्ट रेट से या इन्फ्लेशन से। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर चेंजेस आएंगे तो दो ही रीजन है उसके, या तो रियल इंटरेस्ट रेट चेंज हो या आपका इन्फ्लेशन में चेंजेस आए, प्राइस लेवल पर चेंजेस आए। ठीक है, तो जो ये बेसिकली रिलेशन है इनके बीच में, इनके बीच में जो एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को ही हम फिशर इक्वेशन कहते हैं। यानी जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में इस इक्वेशन में जो एक रिलेशन बनकर आता है, यानी हम क्या रिलेशन बन रहा है, हम कह रहे हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिटरमिन ही होता है जब रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में चेंजेस आए।
ये जो इक्वेशन बनती है, ये जो रिलेशन बनता है, इसी को बेसिकली हम फिशर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसी का हम फिशर इफेक्ट, इसी से हम फिशर इफेक्ट ले लेते हैं। फिशर इफेक्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि हाउ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू चेंज इन इन्फ्लेशन। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपने एक बैंक में पैसा जमा किया, आपने बैंक ने कहा कि साहब हम उस पर आपको 100 रुपीज पर हम आपको 5% इंटरेस्ट रेट देंगे एक साल में। ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट देंगे एक साल में। हुआ ये कि उस साल इन्फ्लेशन जो है वो भी 5% हो गया। तो 5% का मतलब हुआ कि जितना इंटरेस्ट रेट बैंक हमें दे रहा है उतने प्राइस लेवल पे बढ़ गए, तो परचेजिंग पावर तो हमारी कोई फायदा हुआ नहीं, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ और हमारा तो लॉस हो रहा है इसके अंदर, है ना। जो हम 100 जमा कर रहे हैं वो उतना ही हमें 5% पे मिल जा रहा है जितना इन्फ्लेशन है, हमें कोई ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा उसका। 5% प्राइस लेवल में चेंज आया, 5% बैंक ने हमें ज्यादा दे दिया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। हमेशा आदमी उस वक्त ही बैंक में पैसा रखेगा, सेव करेगा या फिक्स डिपॉजिट में रहेगा जब उसको इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा मिलेगा। तो वो दोनों को कंपेयर करके जितना ज्यादा होगा वही रियल इंटरेस्ट रेट कह रहता है। देखिए होता क्या है, ये इन्फ्लेशन किस चीज से डिटरमिन हुआ? मनी सप्लाई से। तो अगर मान के चलिए आप मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ गई, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि आदमी के पास ज्यादा पैसा है और अगर पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? हमें जो अपना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उस पर डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है, यही है ना फॉर्मूला। इसका मतलब जब इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके बढ़ने की वजह से हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। जैसे आप मानकर चलिए कि साहब हमने कहा कि पहले जो हमारे सिस्टम चल रहा था उसमें आई आर प्लस पाई, पहले हमने मान के चला कि जो हमारा सिस्टम था वो 5 था, और बल्कि इसको 3 लीजिए और इसको मान लीजिए कि ये हमारा 5 था। इसका मतलब जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था वो 8 हो गया। ठीक है, अब हम कह के चल रहे हैं कि साहब हमारा रियल इंटरेस्ट रेट तो उतना ही है थी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़कर 6% हो गया। इन दोनों का प्लस अब कितना आएगा? 9। इसका मतलब जब इन्फ्लेशन होगा कंट्री के अंदर तो आपके नॉमिनल डिग्री पर चेंज होगा। इसलिए बैंक्स या जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसको एडजस्ट करके चलते हैं, वो अपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। और ये जो एडजस्टमेंट है, बल्कि एडजस्टमेंट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू चेंज इन इन्फ्लेशन इज कॉल्ड फिशर इफेक्ट। अगर हम कह रहे हैं कि यहां फिशर इफेक्ट है, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर एडजस्टमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है और आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उसके बराबर या कम है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई पैसा सेव नहीं करेगा। यहां एडजस्टमेंट जरूरी होता है ताकि लोग पैसा जमा कर सकें। ठीक है, तो यही है फिशर इफेक्ट और फिशर इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।